हाय ऑल। तो अब जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है सेम साइंस का, लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका दिस इज फॉर 2 Feb। क्लियर? शैल वी स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर फॉल्स। ऐसे कथन की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू ए सर्किट। जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं तो इसमें बैटरी यूज होती है, बल्ब यूज होता है, वायर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आवेश जो होता है वो परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। आवेश कभी भी व्यय नहीं होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। ठीक है, कोई भी जो सर्किट बनता है उसमें कुछ वायर तो होगा ना, कॉपर वायर होगा या फिर कोई और वायर होगा। ठीक है, तो जो कॉपर होता है उसके बहुत सारे एटम्स मिलके, ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर, बहुत सारे कोई भी वायर एक सिंगल कॉपर एटम से तो बनेगा नहीं, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, कॉपर का एक वायर बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही जो सर्किट है उसमें करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू ए सर्किट। ये बिल्कुल गलत है कि जो आवेश है वो परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। आवेश नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो परिपथ में प्रवाह के साथ फ्लो करते हैं, व्यय नहीं होता है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे फिर उसको फेंक देंगे, ये चीज़ नहीं होती है। चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट एट वेरी हाई स्पीड। जो आवेश होता है वो बहुत ज़्यादा गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। फिर से यहाँ लिखा हुआ है आवेश, जबकि यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। आवेश नहीं फ्लो करता है। जो सेल के टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन आवेश अत्यधिक गति के साथ फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पीड के साथ सर्किट में फ्लो होते हैं। एक प्रकाश का जो बल्ब है, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, चार्जेस फ्लो थ्रू सर्किट्स एट वेरी हाई स्पीड। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू सर्किट्स एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स यूज्ड अप, यूज होते हैं बट इट फ्लोज थ्रू ए सर्किट। ऐसा नहीं है कि यूज होते होते वो खत्म हो जाते हैं, चार्ज यूज नहीं होता है। ए लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट बल्ब होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी के दूसरी फॉर्म में। ऑब्वियसली बल्ब जलता है तो लाइट बल्ब क्या करता है, आपको प्रकाश ऊर्जा देता है ना, लाइट एनर्जी देता है। तो वो कन्वर्ट कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। जो आपकी हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत ऊर्जा जो होती है, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाइट बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में। सर्किट के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो आपको बल्ब का पूरा सर्किट थोड़ी दिखा देते हैं, आपको क्या दिखती है, सिर्फ लाइट दिखती है। तो अंदर ही अंदर प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मतलब चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो चार्ज मूव होता है तो वो एनर्जी फॉर्म चेंज होता है। कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। The charge carriers in wires are simply the electrons possessed by the atoms that make up the wires। बिल्कुल सही बात है कि जो वायर होता है, कॉपर वायर है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई ना कोई वायर तो आप यूज ही करोगे ना, जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा। तो सेल के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वायर ही तो होता है। तो वायर के अंदर जो चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर क्या होता है आपका, बहुत सारे कॉपर वायर मिलके पूरा एक कंप्लीट वायर बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कॉपर का मान लीजिए वायर है, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से तार के अंदर जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी वजह से आवेश जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो तार में जो आवेश वाहक होता है वो साधारणतः तार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट में, दिस इज कॉल्ड योर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, समय के साथ जो आवेश का प्रवाह होता है दैट इज कॉल्ड योर करंट। ठीक है, अब जो तार है, तार में जो आवेश वाहक होगा, ठीक है, यानी कि जो चार्ज कैरियर होता है वायर में, वायर किसका बना है, कॉपर का। तो तार के परमाणु क्या हुआ आपका, कॉपर। कॉपर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इंग्लिश में समझिए, कॉपर वायर है, यहाँ तक समझ में आया। कॉपर वायर के अंदर क्या है, परमाणु। परमाणु क्या है, खुद कॉपर। बहुत सारे कॉपर के एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सॉरी, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T।
अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, ठीक है। ये गति में जो चार्ज है उसके साथ, मतलब चार्ज इन मोशन जो है उसके साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। अगर मोशन मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। और जो करंट होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी यहाँ पे क्या है, टाइम है, और क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है। क्लियर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। लेकिन एम्पियर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट होती है। सो यूजुअली व्हाट वी प्रेफर एमए, यानी कि मिली एम्पियर यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इसके मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम बोलते हैं एमीटर, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा जो भी बोला जा रहा है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके मेजरमेंट के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम एमीटर, ठीक है। करंट यूजुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। जो डीसी करंट होता है ना, इसका जो करंट फ्लो होता है, इसका जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं करता है, सिंपल तरीके से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसी। घर में जो सप्लाई आती है ना, डोमेस्टिक जो सप्लाई होती है, दिस इज योर एसी, ठीक है। और घरों की में जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, दिस इज 50 हर्ट्ज। क्लियर है यहाँ तक। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, मतलब करंट को पास करने के लिए, इसको बेसिकली इसमें कंप्लीट हम पाथ बनाते हैं। इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, पैरेलल सर्किट, ठीक है। जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव से कहाँ फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सर्किट में वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पास होता है। जो बल्ब का टर्मिनल होता है ना, वो हमेशा कनेक्ट किया जाता है एक इलेक्ट्रिक सेल होता है जिसके टर्मिनल से। तो जो करंट जैसे जैसे पास होगा इन वायर्स में, तो जो बल्ब होती है उसकी फिलामेंट जो है वो इल्यूमिनेट हो जाती है, यानी कि बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो चार्ज पार्टिकल्स का मोशन होता है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक जो वायर है वो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से, अब मान लीजिए ये वायर है, वायर के अंदर कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं, कॉपर के जो एटम्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो मूव करना ही बंद कर देंगे तो करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। चार्जेस हमेशा दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ है। एक इसमें कूलाम लॉ होता है, सो आई डोंट थिंक कि उसकी यहाँ पे जरूरत है कि कूलाम लॉ हम एक्सप्लेन करें। सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स हमेशा वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को उनके थ्रू पास होने देते हैं, ठीक है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक रिच मटेरियल होता है और इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दे हैव ए वेरी इनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये बहुत कम होती है। प्रतिरोध क्या होता है, जो किसी भी चीज़ में रोड़ा डाले, ठीक है, उस मतलब जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें बीच में गैप क्रिएट करे। तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स का वो बहुत कम होता है। मेन जो कंडक्टर्स होते हैं ना, वो एक तो आपका होता है आयरन, ठीक है, एक होता है कॉपर। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईली कंडक्टिविटी ऑर्गेनाइज करती हैं। फिर होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं होने देते, ठीक है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं हो पाता है। इनकी जो रेजिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स हैं उसमें यूजुअली क्या यूज़ करते हैं हम, वुड, ठीक है, या फिर प्लास्टिक। घरों में कई बार होता है कुछ वायर्स में करंट आता है, तो यूजुअली हम क्या पहनते हैं, पैर के में चप्पल पहन लेते हैं, या फिर हम सूखी लकड़ी जो होती है उसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं। कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो एवरेज होता है, ना तो वो बहुत हाईली रेजिस्टेंट होता है, ना ही वो बहुत कम रेजिस्टेंट होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर जो है उनके बीच की प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो एक तो सिलिकॉन होता है और एक आपका जर्मेनियम होता है, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स होता है आयरन और कॉपर,
इंसुलेटर्स होते हैं आपके वुड और वुड स्टिक और आपका प्लास्टिक, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई हैं। इसमें जो सर्किट बनाते हैं हम उसमें इलेक्ट्रिक सेल भी होता है, बैटरी होती है, ठीक है, और वायर होता है, स्विच होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट में ही एक चीज़ और होती है, दिस इज कॉल्ड योर ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है, ही स्टेट्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जो V होता है दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। ठीक है, जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है B इज इक्वल टू RI। R यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू ए सर्किट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो खत्म नहीं होते हैं। चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट्स एट वेरी हाई स्पीड, चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ए लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मूविंग चार्ज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो चार्ज कैरियर होता है वायर में, वायर है उसके अंदर चार्ज को कैरी करने वाला कौन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो किससे बनता है, वायर का जो एटम होता है उसके थ्रू वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर C एंड D, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। ओके, यहाँ पूछा है जो सही नहीं है, तो A और B जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये चीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सॉरी सही नहीं पूछा है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा है दो दर्पण A और B एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। लेट्स सपोज ये है आपका मिरर A और ये है आपका मिरर B। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझिएगा, दिस इज योर मिरर A एंड दिस इज योर मिरर B। ये हो गया A, ये हो गया B। अब यहाँ पे समकोण है तो राइट एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण A को, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, टू मिरर्स A एंड B आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल मतलब समकोण। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर A एट 30 डिग्री, अगर कोई भी लाइट जो है, ठीक है, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये इसका हो गया प्लेन मिरर जो A है, मिरर A जो है इसका ये हुआ नॉर्मल। नॉर्मल आई थिंक हिंदी में होता है आपका अभिलंब, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, बट शायद अभिलंब भी बोलते हैं। ठीक है, ये A मिरर का क्या हुआ, अभिलंब। यहाँ पे आपकी ये कौन सी रे आई, इंसिडेंट रे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये जो लाइट है वो स्ट्राइक हुई मिरर A पर, इसने नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कितने डिग्री का एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड योर 30 डिग्री। ठीक है, और अगर नॉर्मल जो होता है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो अलग चीज होती है, और नॉर्मल और मिरर के बीच में जो एंगल बनता है ना, अगर ये चीज होती तो ये कितना हो जाता, 90 डिग्री। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल मान लीजिए 40 डिग्री है, यहाँ तो 30 है लेकिन लेट्स सपोज 40 डिग्री है, आई रिपीट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर 40 डिग्री है तो नॉर्मल और जो मिरर है उसके बीच का एंगल कितना होगा, सो दिस विल बी योर 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर एक लाइट की जो रे है, ठीक है, प्रकाश की एक किरण दर्पण A को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है, नॉर्मल से, यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल से 30 डिग्री का कोण ये बना रही है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो आपको मालूम होना चाहिए, वो कहता है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो, मतलब इंसिडेंट रे एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग रे एंगल के बिल्कुल इक्वल होता है। आपतित किरण जो कोण होता है, आपतन कोण जो होता है वो बिल्कुल परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, एक दूसरा नियम होता है कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, और जो नॉर्मल होता है, ये आपतित किरण हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया, यहाँ से ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो किरणें होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, ये हमेशा एक सीधी लाइन में होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही एक सीधी लाइन में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि लाइट की जो किरण है वो मिरर A पे स्ट्राइक हुई, नॉर्मल से उसने 30 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ क्या है, इंसिडेंट एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल के। तो जब ये 30 डिग्री है, यहाँ पे लाइट जब इस पे गिर रही है,
ये वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा आपका वापस से 30 डिग्री। ठीक है, तो मिरर ए जो है उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ 30 है, यहाँ 60 डिग्री है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, बोथ 60, ये गलत हो गया। तो 1 में से और 3 में से कोई करेक्ट है। अब देखिए, एंड देन स्ट्राइक्स मिरर बी, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है ना वो मिरर बी को स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, नॉर्मल से टकराने के बाद ये वापस जाएगी तो ये किसको स्ट्राइक करेगी, बी को। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह से मिरर बी से टकराई। तो जब ये मिरर बी से टकरा रही है ना, तो मिरर बी के लिए ये क्या हुआ आपका इंसिडेंट एंगल हुआ। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे हुई। प्लेन में जो मिरर ए है वहां से तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर स्ट्राइक किसको कर रही है, मिरर बी को। तो मिरर बी के लिए क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे हुई ना। तो इंसिडेंट रे, अब यहां से इसका एक नॉर्मल आप खींचिए। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में ये कितना होगा आपका। अब यहां पे एक चीज देखिए, ऐसे देखिएगा, ये जो नॉर्मल है ना इसको थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, ये वाला नॉर्मल और ये नॉर्मल यहाँ पे टकराएंगे तो ये पूरी जो फॉर्म होगा ना, दिस इज कॉल्ड योर ट्राइंगल। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ट्राइंगल क्या होता है, उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 9 और 30 कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना बचेगा आपका 60 डिग्री। अब जब ये मिरर बी के लिए रिफ्लेक्टिंग रे है, तो इंसिडेंट रे है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी तो होगी ना वापस, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी, जब ये 60 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बिल्कुल इक्वल होता है। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। मैं डायग्राम वापस बनाती हूँ। दो दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है आपका ए और ये दर्पण है आपका बी। छोटे में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे के समकोण पर है, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। अगर प्रकाश की एक किरण, पहले तो लॉ सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल, तीनों एक सिंपल प्लेन मिरर मतलब एक सीधी लाइन में रहते हैं। इंसिडेंट एंगल जो होता है वो टोटली इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टिंग एंगल के। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण ए को, मतलब दर्पण ए पे आ रही है। ये कोई प्रकाश की किरण है, ये दर्पण ए पे आई, वो सामान्य से यानी कि नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री। ये मान लीजिए इस ए मिरर का क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। यहां से इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है 30 डिग्री का। जब कोई किरण इस पे वापस मतलब इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के कारण ये रिफ्लेक्ट भी तो होगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तो ये 30 डिग्री है, यहाँ 60 है या 30 है या 60 है, तो 60 वाले तो वैसे ही हट गए। तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। अब देखिए उसने क्या बोला, जब दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकरा रही है, फिर वो दर्पण बी से टकरा रही है। जब वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी ना, ये तो इंसिडेंट हो गया, ये परावर्तन है। जब ये परावर्तित किरण वापस जाएगी परावर्तन के बाद, तो ये मिरर बी जो है उसको हिट करती है। ठीक है, अब मिरर बी जो है इसका नॉर्मल यहां से होगा। ठीक है, ए का नॉर्मल और बी का नॉर्मल आपस में यहां आके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे ये 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो ये 30 डिग्री का हुआ क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रे मिरर ए के लिए है, लेकिन इंसिडेंट रे प्लेन मिरर बी के लिए है ना। तो ये क्या बना आपका, एक ट्राइंगल बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल, उनका एडिशन कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा 9, 90 और 30 120, सो दिस विल बी योर 60 डिग्री। अब ये जो मिरर यहाँ, ये जो लाइन यहाँ पे आई थी, ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे, आपतित किरण थी। ये रिफ्लेक्ट भी तो होगी, ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल इज टोटली इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर इस क्वेश्चन को लेके आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हैं। कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वापस मैं बता देती हूँ कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, यूजुअली
जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होगा आपका इंसिडेंट एंगल के, ठीक है। और दोनों जो एंगल होते हैं वो हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेज़र किए जाते हैं। नॉर्मल अभिलंब जो होता है उसके रेस्पेक्ट में मेज़र किए जाते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टिंग रे होती है यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होता है वो मिरर की सरफेस से सेम प्लेन में रहते हैं। ये तीनों सेम प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन से ये निकल रहे हैं। दिस इज दे आर द टू रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दी में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री को सेलेक्ट करेंगे। गर्मियों में तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे आइसक्रीम को पिघलने से बचाना है। आपने एक प्रोसेस सुना होगा कि जब सर्दी लगती है तो यूजुअली हम 2 लेयर्स वाला ब्लैंकेट जो है उसको यूज़ करते हैं। 2 लेयर्स वाले ब्लैंकेट में क्या होता है, बीच में एक लेयर बन जाती है। उस लेयर में क्या होता है, एयर जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि एयर जो है वो पैक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती और बाहर की जो सर्दी होती है, बाहर की जो ठंडी एयर होती है वो हमारी बॉडी को टच नहीं कर पाती। सेम प्रोसेस गोज हेयर। विच मटेरियल वुड यू चूज टू रैप अ बॉक्स। कौन सा मटेरियल आप यहाँ चूज करेंगे बॉक्स को रैप करने के लिए, आइसक्रीम को, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द मेल्टिंग, मेल्ट होने से बचाने के लिए समर में 30 डिग्री सेल्सियस पर और विंटर में 3 डिग्री सेल्सियस पर। सो वी विल बी यूजिंग द ब्लैंकेट इन बोथ द केसेस, क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर क्या होगा, कंबल में एक लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं ब्लैंकेट के अंदर, जिसकी वजह से बीच में एयर फंस जाएगी और उस एयर की वजह से जो आइसक्रीम है उसकी ठंडक तो बाहर नहीं जा पाएगी गर्मियों में और बाहर की जो गर्मी है वो उसको टच नहीं कर पाएगी। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक दूरी समय आलेख में 2 कार ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। पहली बात तो आप ये ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे क्या है, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। जो dt ग्राफ होता है उसमें हमेशा स्पीड जो है उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे 2 कार हैं ए और बी, एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा ज्यादा ऊंची है, मतलब ये जो है वो है आपकी कार ए और ये जो है वो है आपकी कार बी, ठीक है। तो आप आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो बी की गति है वो ए की गति से अधिक है। ओके, ऊपर वाले का आंसर, हाँ ठीक है। बी की गति जो है वो ए की गति से अधिक है, बी की गति से ए की गति अधिक है, बी द्वारा तय की गई दूरी से ए द्वारा तय की गई दूरी अधिक है, ए की गति से बी की गति अधिक है, ए द्वारा तय की गई दूरी से बी द्वारा तय की गई दूरी अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो दूरी समय आलेख होता है उससे हम स्पीड देखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये देखा जाता है कि कम से कम टाइम पीरियड में जब कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस चीज़ को हम दूरी समय आलेख में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी की स्पीड है वो कम है, क्यों, क्योंकि उसका आलेख क्या है, ए से नीचे है और ए का आलेख क्या है, ऊपर है। तो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तो कम टाइम में ए जो है वो ज़्यादा स्पीड कवर कर रहा है जबकि बी जो है वो कम स्पीड कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी की स्पीड से ए की स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे क्या पूछा है, दूरी अधिक है, बी द्वारा तय की गई दूरी से ए द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। दूरी नहीं मेजर करनी है, यहाँ पे स्पीड को देखना है, क्योंकि दूरी समय आलेख में हमेशा स्पीड जो है उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है। इंग्लिश में देखिए, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो dt ग्राफ होता है, मोशन ऑफ 2 कार्स, 2 कार की जो स्पीड है, 2 कार की जो गति है वो प्लॉट की गई है इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। इफ द लाइन ऑन द ग्राफ इज स्टीपर फॉर ए के लिए क्या है, स्टीपर है, मतलब ज्यादा है, एज कंपेयर टू बी, व्हाट कैन यू इंटरफेयर फ्रॉम द ग्राफ। हमेशा याद रखिएगा dt ग्राफ डिनोट्स अ स्पीड, और यहाँ पे क्या है, ए स्टीपर है, यानी कि ए ज्यादा है तो ऑब्वियसली ए की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ए की गति क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। यहाँ दिया गया है द टेबल गिवन बिलो लिस्ट सब्सटेंसेज एंड दियर रेस्पेक्टिव डेंसिटीज। ये देखिए, मरकरी की डेंसिटी दी है, कॉर्न ऑयल की दी है और कॉपर की दी है, ये इनकी डेंसिटी लिखी हुई है। व्हाट वुड हैपन इफ ए कॉपर कॉइन इज ड्रॉप्ड इन ए ग्लास फिल्ड विद मरकरी एंड कॉर्न ऑयल।
क्या घटित होगा जब एक कॉपर का जो कॉइन है उसको ग्लास में डाला जाता है, किसके, मरकरी के और कॉर्न ऑयल के। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है m/v, ये याद रखिएगा। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी मास उतना ज़्यादा होगा, मतलब मास जितना ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा। अब यहाँ पे जो कॉपर का सिक्का है वो मरकरी में डालने पे और कॉर्न ऑयल में डालने पे, लेट सपोज दो बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमने लिया मरकरी, इसके अंदर हमने लिया कॉर्न ऑयल। यहाँ कॉर्न ऑयल की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 900। सिक्के की डेंसिटी कितनी दे रखी है, कॉपर की 8960। तो जब सिक्का 8960 ग्राम का है और जो कॉर्न ऑयल है उसकी डेंसिटी 900 है, ऊपर वाले की डेंसिटी ज़्यादा है सिक्के की, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली इसमें सिंक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सिक्के का मास जो है वो ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, कॉर्न ऑयल के अंदर डूब जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, सिंक आएगा। जबकि मरकरी वाले केस में क्या होगा, मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13,550 है, मतलब इसकी डेंसिटी है 13,550। सिक्के की डेंसिटी क्या है, 8960। तो उस केस में ये क्या करेगा, मरकरी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास यहाँ क्या है, मरकरी के मास से कम है, तो इस केस में ये फ्लोट करेगा। जबकि यहाँ इसका मास कॉर्न ऑयल के मास के कंपैरिजन में ज्यादा था, तो वो सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोट ओवर मरकरी बट सिंक इन द कॉर्न ऑयल, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर। ये पूरा डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उसमें सिंक कर जाएगा। जैसे सोल्यूशन जो है, यहाँ पे कॉर्न ऑयल सोल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट आप क्या डाल रहे हो, कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन का वेट क्या है, ज़्यादा है, और जो सॉल्वेंट है उसका वेट कम है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट सॉल्वेंट में डूब जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर का वेट कितना है, 8960, ये है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, मरकरी, मरकरी क्या है, 13,550, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट का वेट ज़्यादा है और सॉल्यूट का वेट कम है, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। हिंदी में भी सेम चीज़ है, पारा, मक्के का तेल, तांबा। पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्के को डालें तो क्या होगा, मक्के में क्या होगा, ये फ्लोट करेगा और पारे में ये डूब जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, लाउडर इज द साउंड। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा, साउंड में जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये हमेशा प्रबलता को दर्शाता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबलता। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। अगर आपसे पूछे कि आवाज़ की जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, एम्पलीट्यूड पर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा आवाज़ उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी, ठीक है। शेर होता है, शेर की आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है वो वाइब्रेशन होता है वॉइस में, तो उसकी वजह से उसकी जो साउंड होगी ना वो बहुत दूर तक हमें सुनाई देती है। क्लियर। रीज़न क्या दिया है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये जो लाइन है ना, ये आपसे कई बार पूछी जाती है कि कोयल की जो आवाज़ होती है वो हमको बहुत प्यारी लगती है, जो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि आवाज़ में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आवाज़ जो होती है ना उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही ज़्यादा पिच जो है वो सॉफ्ट होगी, यानी कि जो तारत्व है वो उतना ज़्यादा हाई होगा। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। लाउडनेस किससे रिलेशन में होती है, एम्पलीट्यूड से। पिच किससे रिलेशन में होती है, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी आवाज़ उतनी सॉफ्ट होगी, उसमें श्रिलनेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कंपन का आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उच्च होगी, ये भी सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा होगा, ये भी सही है। बट ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ रीजन और असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड इज फॉर लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी इज फॉर द श्रिलनेस और पिच। अब है, मिली क्या करती है, एक पिचका हुआ गुब्बारा लेती है, ठीक है, यानी कि डिफ्लेटेड बैलून जो होता है उसको लेती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं टर्म्स प्रॉपर यूज कर रही हूँ कि मिली जो है वो एक डिफ्लेटेड बैलून ले रही है। अब उसने उसे एक कांच की कोई बोतल है, ठीक है। अब इस कांच की बोतल के मुंह पे उस गुब्बारे को इसने बांध दिया। अब उस कांच की बोतल को उसने क्या किया, एक उबलते हुए पानी में रख दिया। मान लीजिए कोई कांच की बोतल है, इसके ऊपर उसने गुब्बारा बांधा और इस कांच की बोतल को उसने बिल्कुल खौलते हुए पानी में रख दिया। धीरे धीरे गुब्बारे की जो शेप है ना,
ये डिफ्लेटेड शेप से, मतलब पिचकी हुई शेप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फ्लेटेड में। मतलब गुब्बारा जो है, डिफ्लेटेड बलून जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, धीरे धीरे उसमें एयर भरने लगेगी जिससे कि वो इन्फ्लेट हो जाएगा। अब यहाँ पे रीजन क्या है इसका, ये एक्टिविटी क्यों हुई है। गर्म होने पर बोतल के अंदर वायु जो होती है, हवा, वो घटती है। गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। गर्म होने पर बोतल के अंदर हवा बढ़ती है। गर्मी बोतल के अंदर हवा को प्रसारित करती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा। जब आप किसी भी, यहाँ पे बेसिकली ना एक टाइप से देखें तो स्टेज चेंज हो रही है। कैसे, लिक्विड पानी को आप बिल्कुल खौला रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होगी। कैसे, आपने बोतल को पानी के अंदर रखा, यहाँ पे आपने बैलून लगा दिया, एयर पास हो रही है, नहीं हो रही। इस केस में जैसे जैसे आप पानी को धीरे धीरे खौला रहे हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होंगे, एयर पार्टिकल धीरे धीरे से एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देंगे। और ये तो फैक्ट है कि गर्म पानी में क्या होता है, जब भी मतलब कोई गर्म चीज होती है तो उसमें हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, वो एक्सपेंड होना शुरू करते हैं और वो हल्के हो जाते हैं। हल्के होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं, बोतल के अंदर जो हवा थी उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करेंगे और फैलने की वजह से वो गुब्बारे के अंदर ऊपर भरना चालू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या लगेगा, इनमें हाई प्रेशर, प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और गुब्बारा जो है वो फूल जाएगा। तो हीट क्या करती है, एयर को अंदर की तरफ बोतल में एक्सपेंड कर देगी। ठीक है, मतलब हीट जो है वो बोतल के अंदर जो एयर है उसको धीरे धीरे एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होना चालू हो जाएंगे और जिसकी वजह से गुब्बारा जो है वो धीरे धीरे फूलना चालू हो जाएगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो कलरलेस घोल है। लेट सपोज एक टेस्ट ट्यूब M है, एक टेस्ट ट्यूब आपकी N है। ठीक है, हल्दी यूज की गई है। हल्दी क्या होता है आपका, नेचुरल इंडिकेटर होता है। हल्दी मिलाने पर जो M है वो येलो हो गया, मतलब ये वाला जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया, येलो। एक चीज याद रखिएगा, हल्दी मिलाने पर अगर सोल्यूशन येलो में कन्वर्ट हो रहा है तो या तो आपका सोल्यूशन वाटर है, क्योंकि पानी के साथ ही हल्दी येलो कलर देती है। पानी में आप हल्दी घोलो घर में तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर आपका सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में भी हल्दी जो है वो येलो कलर देती है। घर पे जब हमको जुकाम हो जाता है या कोई बीमारी होती है तो मम्मी हल्दी वाला दूध देती है। दूध में क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड में जब आप हल्दी को डालते हो तो दूध का कलर कैसा हो जाता है, येलो। अब यहाँ पे N जो है वो ईट लाल रंग का हो जाता है। ये जो N है ये कैसा हो जाएगा, ब्रिक रेड। एक चीज, बहुत कॉमन सी चीज देखिए, घर में व्हाइट शर्ट होती है, व्हाइट शर्ट के ऊपर खाना खाते खाते कोई सब्जी का दाग लग जाता है या कोई सब्जी गिर जाती है, मम्मियाँ उसके ऊपर जब साबुन रगड़ देती हैं तो उस जगह से शर्ट का कलर कैसा हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेस के साथ हल्दी रिएक्ट करके हमेशा रेड कलर देती है। अब यहाँ पे बोला है तो N में तो कंफर्म है कि बेस है। अब M का मालूम करना है कि ये वाटर है कि एसिडिक है। यहाँ पे बोला है M को N में डालने पर लाल रंग धीरे धीरे कलरलेस हो रहा है, मतलब फेड हो रहा है। अब आपने इस M सॉल्यूशन जो है उसको इसमें डालना स्टार्ट किया तो जो ये इसका रेड कलर था ना, ब्रिक रेड कलर, वो धीरे धीरे फेड होना चालू कर रहा है। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, A क्या है, ऑब्वियसली एसिड है, और B क्या है, यहाँ पे बेस है। यानी कि M क्या हुआ, एसिड, और N क्या हुआ, बेस। तो M और N दोनों सॉल्ट है, नहीं, M एसिड है, N बेस है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। आई जस्ट होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। कलरलेस सॉल्यूशन लिए हैं यहाँ पे, इंग्लिश में देख लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल्स ऑफ 2 कलरलेस सॉल्यूशन M and N वर टेकन। ऑन एडिंग टर्मरिक सॉल्यूशन M टर्न्स येलो इन कलर। जो M है वो येलो कलर में कन्वर्ट हुआ। वो किस कंडीशन में होता है, व्हेन योर सॉल्यूशन इज वाटर और एल्स इज एसिडिक। क्लियर। N turns brick red. If N is converted into brick red, then that's mean this is completely your base solution. ठीक है। On adding M to N, the red color gradually fades. When you are adding M, ठीक है, you are not sure about the M solution, whether it is acidic or water. So you are adding M to the N. You are sure that N is base. When acid goes into base and acid reacts with base, obviously it makes salt and water. Clear है? So I just hope you are getting my point. How can we explain it? NaCl reacts with H2
NaCl reacts with KOH. What this will form? KCl and NaOH. Okay. Identify the set which is not a food preservative. इनमें से एक ऐसा आप सेट बताइए जो फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है. आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, साइट्रिक एसिड, विटामिन सी एंड शुगर. अगर यहाँ पे आप सही से देखेंगे ना, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये कोई भी फूड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं. विच इज नॉट ए फूड प्रिजर्वेटिव, आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट. KMNO4, वेयर डू यू गाइज यूज KMNO4? वी यूज नोवेयर. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, यस वी यूज इट इन जेली फॉर्मेशन. जब हम जेली बनाते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं. अचार में कई बार, मार्केट के अचार में इसको यूज किया जाता है. सॉस में इसको यूज किया जाता है. सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी बेसिक फूड प्रिजर्वेटिव जो घरों में मम्मियाँ यूज करती हैं. साइट्रिक एसिड जो होता है इसको यूज करते हैं हम कई बार. विनेगर यूज होता है. विटामिन सी यूज किया जाता है. शुगर यूज होता है. ये सब क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं. So the option 1 is incorrect. This is not a food preservative. Which of the following sets comprises only chemical changes? There is a fine line difference between physical change and a chemical change. Physical change जो होता है ना, it forms a new substance. ठीक है, सॉरी, फिजिकल चेंज जो होता है they don't form a new substance. इसके अंदर कोई भी नया substance नहीं बनता है. और जो फिजिकल चेंज होता है इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज होती है. They don't show any chemical change. और केमिकल चेंज में क्या होगा, दे यूजुअली फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. दिस इज कंप्लीटली इरिवर्सिबल प्रोसेस. बॉइलिंग ऑफ ऑयल, यू आर जस्ट बॉइलिंग द ऑयल. तेल का उबलना, इस केस में क्या होगा, सिर्फ तेल बॉईल हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. दिस विल बी ऑयल ओनली. मग का टूटना, मग अगर टूट भी गया तो ये टूट के क्या मग ही तो रहा कि कुछ अलग चीज बन गई. कागज का जलना, ये केमिकल चेंज होता है. क्यों? क्योंकि कागज जल के क्या बना देता है, आपका राख को फॉर्म कर देता है. पानी जल में कॉपर सल्फेट घोलना, व्हेन यू आर डिसॉल्विंग द कॉपर सल्फेट इन अ सॉल्यूशन दिस विल बी योर ब्लू सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये क्या होगा, केमिकल चेंज होता है. भोजन पचना केमिकल चेंज है, लेकिन कागज को काटना आपका फिजिकल चेंज होता है. अंडे को तोड़ना, अंडे को तोड़ के आप कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हो, नहीं. लवण युक्त जल को उबालना, जल में स्याही को मिलाना, सिर्फ कलर चेंज होता है. अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ना, दिस इज योर कंप्लीटली अ केमिकल चेंज. क्यों? आयरन को रस्ट लगता कैसे है, जब आप वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन को खुला छोड़ते हो तो ये क्या बना देता है, Fe2O3. ठीक है, उस केस में आयरन जो है वो जंग खा जाता है. बर्निंग ऑफ पेपर, इफ यू आर बर्निंग द पेपर देन दिस विल फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. कुकिंग ऑफ फूड, when you boil vegetable and when you make some kind of vegetables then they form a different kind of mixture of vegetables. If you have cooked the dal, you can make it then you can reform it and again in its original shape, no. तो जो भोजन पकता है उसको भी हम वापस से इसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते. सो द आंसर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. If an iron blade is put in a blue copper sulfate solution, copper will get deposited over the iron blade. The reactivity of iron is greater than that of a copper and hence copper is displaced from the copper sulfate solution. ये जो क्वेश्चन है ना आपका, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज. जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. लोहे की जो ब्लेड होती है, लोहे की ब्लेड मतलब दिस इज योर आयरन. अब ये क्या है, नीला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट मीन्स CuSO4. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होगा, किसकी वजह से, कॉपर की प्रेजेंस की वजह से. तो यहां बोला है जो कॉपर है वो लोहे की ब्लेड पर जमा हो जाएगा. अब क्या होगा कि जो आपने आयरन ने लिया है, आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है ना ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर. तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसके साथ रिएक्ट करेगा. तो ये बन जाएगा आपका FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये कॉपर जो है वो आयरन नेल जो है, मतलब जो नेल आपने लिया था आयरन ब्लेड, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो रिएक्टिविटी होती है आयरन की वो बहुत ज़्यादा होती है कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाएगा. Displacement reaction is the only reaction where highly reactive element displaces the less reactive element to make a new component. तो आयरन ब्लेड जो है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला. If an iron blade is put it in a blue copper sulfate solution,
copper will get deposited over the iron blade. Why? Reactivity of iron is greater than that of copper and hence copper is displaced from copper sulfate solution. So both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही से व्याख्या करता है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करके जानी ही पड़ेगी. अब यहाँ पे बोला है जिंक पाउडर, दैट मीन्स जिंक पाउडर इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ठीक है, when zinc is added with HCl in a test tube, what is expected to happen? Zinc will react with Cl, so this will form ZnCl2 plus hydrogen gas. और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है दिस विल ऑलवेज मेक अ साउंड ऑफ पॉपअप, पॉपअप साउंड बनाती है. ठीक है, तो यहाँ क्या बना, एक सॉल्ट बन गया जिंक क्लोराइड एंड दिस इज फॉर्मिंग ए हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, सही है. नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. When zinc reacts with hydrochloric acid and this is dilute, not concentrated. So this is making ZnCl2. Test tube becomes cold, rapid reaction takes place. We will be focusing on Hindi also. जिंक जो होता है उसको परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला गया तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी. अभी बताया था जिंक प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, इसको इसके साथ रिएक्ट करके बनेगा ZnCl2 प्लस H2 और H2 जो है वो पॉपअप साउंड के साथ रिलीज हो जाएगा. यहाँ पे है कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो हो रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन अलग निकल रही है, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिलीजेशन ऑफ हीट. फास्ट रिएक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन जो होती है इसकी बहुत फास्ट होती है. ठीक है, क्यों, जिंक हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो दिस विल रिप्लेस इट वेरी क्विकली. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन. गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर. शुगर में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इट्स ब्रोक डाउन इनटू माल्टोज शुगर इन अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, हमने खाना खाया, सबसे पहला जो आपका डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है दिस इज योर माउथ. माउथ के अंदर भी सलाइवा होता है, टंग होती है, टीथ होता है, ये सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है. बहुत सारे इस पे पेपिला प्रेजेंट होते हैं. इसमें लाला ग्लैंड होती है जो सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रेट करती है. ये सलाइवरी लाइसोजाइम एंजाइम होता है. ये जो सलाइवरी एंजाइम होता है ये क्या करता है, खाने को बोलस बना देता है, यानी कि खाना मुंह से ही जो है वो हल्का सा गीला हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बोलस. ये इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, माल्टोज शुगर में. तो यहाँ क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट है गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल जो होता है ना इसमें क्या कन्वर्ट होता है, आपका फैट. आपने एक डिजीज सुनी होगी लिवर सिरोसिस, या फिर जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, जैसे स्टोन होता है तो कई लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है. उस केस में डॉक्टर उनको डायरेक्ट मना करता है कि अब आप लोग चिकना नहीं खा सकते. क्यों, क्योंकि लिवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है. ये जो बाइल जूस होता है ना ये कहाँ जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में. ठीक है, अब गॉल ब्लैडर ही जब किसी का ह्यूमन बॉडी से निकल गया तो बाइल जूस स्टोर कहाँ होगा, स्टोर ही नहीं हो पाएगा. और बाइल जूस ही आपका किस में हेल्प करता है, फैट के डिग्रेडेशन में, यानी कि फैट को तोड़ने में. और इन तीनों ही चीजों का जो लास्ट डिग्रेडेशन होता है, मतलब डाइजेशन होता है लास्ट, दिस हैपन्स ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ क्या होगा, आपका बाइल जूस रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ग्लिसरॉल में जो चीज ब्रेक डाउन होती है दिस इज फैट. अब है ब्रेक्स इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड. जो प्रोटीन्स होते हैं ना आपके, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक है, अमाइनो एसिड जो होती है वो छोटी छोटी सी यूनिट्स होती है, जिनसे लाइसिन प्रोटीन, प्रोलिन प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं आपके, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स का जो डाइजेशन होता है ना इसमें आपका जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर आपका प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है. तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 3. फॉलोइंग आर सम ऑफ द सजेशन टू सेव पेट्रोल डीजल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आर. यहाँ पे कुछ प्रोसेस दी हुई हैं कि पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए कुछ सुझाव हैं, जो सुझाव सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए. जितनी दूरी तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं. ड्राइव एट ए मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. तो मॉडरेट स्पीड पे चलाने पे क्या होगा, आपका
गाड़ी जो है वो पेट्रोल थोड़ा कम खाएगी, ठीक है। जब आप तेज चलाते हो तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। एंश्योर दैट द टायर प्रेशर इज मॉडरेटली लो, जब टायर प्रेशर बहुत कम होगा, ठीक है, टायर का जो प्रेशर है वो मॉडरेट लेवल में होगा, तो आपको पेट्रोल जो डीजल है वो बहुत ज़्यादा खपत करना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे सही है, ठीक है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, अगर आप व्हीकल को रेगुलरली में मतलब रख रखाव कर रहे हैं या फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में पेट्रोल कम खर्च होता है। स्विच ऑफ इंजन एट रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट जो होती है इसमें अगर रेड लाइट हो गई है तो बोला जाता है कि इंजन बंद कर दो, जिससे पेट्रोल कम खर्च हो। और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करने पे क्या होगा, आपका पेट्रोल जो होता है वो कम खर्च होता है, क्योंकि हाई स्पीड में क्या होता है, क्लच दबाना पड़ता है, गियर दबाते हो आप, एकदम से ब्रेक लगाते हो, तो उस केस में पेट्रोल खर्च होता है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो क्या होगा आपका, कि दाब मध्यम रूप से अगर कम होगा, यानी कि जो प्रेशर है वो अगर टायर में मॉडरेट लो होगा तो उस केस में आपका पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट, जो टैप रूट होती है ना, दिस इज कॉल्ड योर मूसलाजड़। जो टैप रूट होता है ना, इसका मेन फीचर क्या है कि इसमें एक मेन रूट होती है, ठीक है। उस मेन रूट के सहारे जो है आपकी छोटी छोटी सब्सिडियरी रूट्स निकलती हैं जो इसको सिर्फ सपोर्ट करती हैं। और एक होता है आपका एडवेंटिशियस रूट। जो एडवेंटिशियस रूट होता है इसमें सारी रूट जो होती है ना वो मेन रूट होती हैं, ठीक है। सारी रूट अपने आप को मेन समझती है, मतलब सब अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। दिस इज कॉल्ड योर एडवेंटिशियस रूट्स। इसको हिंदी में आई थिंक, मुझे हिंदी में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट होता है और टैप रूट होता है। टैप रूट को मूसला मुजड़ बोलते हैं और एडवेंटिशियस को शायद झकड़ा, आई डोंट नो। तो यहाँ पे पूछा है मेज एंड अनियन, कैरेट एंड पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका, पोटैटो एंड जिंजर। जो पोटैटो होता है और जो जिंजर होती है ये क्या होते हैं आपके, स्टेम होता है ना कि रूट होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से वैसे ही हट गया। फिर मेज बचा और अनियन बचा, टर्निप है और टैपियोका है। जो मेज होता है ना इसके अंदर आपकी एडवेंटिशियस रूट होती है। एडवेंटिशियस रूट जो होता है ना इनके अंदर, आई जस्ट होप यू गाइज आर अवेयर विद लीफ विनेशन, पत्तियों का जो शिरा विन्यास होता है, मान लीजिए दिस इज योर लीफ, ठीक है। इसके बीच में सेंटर में होता है मिडरिव। मिडरिव के सहारे जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है दिस इज कॉल्ड योर विनेशन ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों का शिरा विन्यास। जो टैप रूट होती है ना इसका जो शिरा विन्यास होता है दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट। रेटिकुलेट शिरा विन्यास जो होता है ये हमेशा टैप रूट वालों में मिलेगा। और जो एडवेंटिशियस रूट होती है इसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, लीफ वेन, वो हमेशा कैसी होती है, पैरेलल। क्लियर। अब यहाँ पे बोला है मेज में क्या है आपकी, एडवेंटिशियस रूट है, तो जब एडवेंटिशियस रूट होगी तो इसका लीफ अरेंजमेंट कैसा होगा आपका, पैरेलल, ठीक है। इसकी जो लीफ होती है ना पैरेलल विनेशन में लीफ इस तरीके से होंगी, आप घास में देखिएगा कभी भी इस तरीके की आपको पत्तियों में वेन्स जो है वो अरेंज्ड दिखेंगी। और रेटिकुलेट में क्या ऐसी होती है, ऐसी एक दूसरे के ऐसे। तो टर्निप और टैपियोका जो होता है उसके अंदर क्या होगा आपका, टैप रूट मिलेगा। क्लियर। 75 का यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 टैप रूट ही है जिसके अंदर क्या होगा आपका पैरेलल विनेशन होता है। तो टर्निप और टैपियोका की जो लीफ होती है उसमें कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, दिस काइंड, ठीक है, मिडरिब से इस तरह से, जो नॉर्मल पत्तियों में हम देखते भी हैं। और जो अदरक होती है, आलू होता है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। गाजर भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, नहीं गाजर रूट है, आलू स्टेम मॉडिफिकेशन है। मक्का और प्याज जो होते हैं इसके अंदर कैसा होता है, एडवेंटिशियस रूट प्लस पैरेलल लीफ विनेशन। शलजम टैपियोका जिसको हम बोलते हैं टर्निप टैपियोका, इन दोनों के अंदर क्या होता है आपका, टैप रूट होती है प्लस क्या होगा आपका रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। आई रिपीट, रेटिकुलेट जो होता है उसमें मिडरिव के चारों तरफ पत्तियां ऐसे अरेंज होती हैं और जो आपका पैरेलल होता है उसमें लीव्स इस तरह से अरेंज होती हैं। यहाँ पे बोला है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च। अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और करेक्ट है रीजन जो है उसको सही से डिफाइन कर भी रहा है या नहीं। पहली बात तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है, जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म्स योर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये होती है आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आपका होगा ही नहीं,
इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें ये जो आपका ग्लूकोज बनता है ना, मतलब यहाँ जो आपका कार्बोहाइड्रेट बना है, ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो जब तक पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, स्टार्च पत्तियों में स्टोर होगा ही नहीं, क्योंकि पत्तियों का खाना क्या है? स्टार्च। और वो बनेगा कब? जब पत्तियां खाना मतलब जब आप किचन में जाओगे ही नहीं तो खाना बनेगा कैसे? तो पत्तियों की किचन क्या है? फोटोसिंथेसिस, किचन प्रोसेस। उसके बाद क्या बनता है? स्टार्च। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो स्टार्च में कन्वर्ट होती है। ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब CO2 और H2O आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस में कन्वर्ट होता है? आपका स्टार्च में, ना कि ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है। ऑक्सीजन तो ह्यूमन बॉडी ले लेती है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है दिस इज स्टार्च, एंड ह्यूमन बॉडी में जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है दिस इज ग्लाइकोजन। तो यहाँ A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, A is true but R is false. Which of the following statement is true? Mustard, rose and petunia have unisexual flowers. यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में एक बेसिक लाइन डिफरेंस है आपका। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं ना, इनमें स्टेमन और जो पिस्टिल होता है वो क्या होगा आपका? अलग अलग होता है, ठीक है। या तो किसी प्लांट में स्टेमन मिलेगा या फिर किसी प्लांट में पिस्टिल मिलेगी। और जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जो स्टेमन होता है और पिस्टिल जो होती है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन जो होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका एंथर और एक पार्ट होता है आपका फिलामेंट। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये फिलामेंट है और ऊपर आपका एंथर बना हुआ रहता है। इस एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं पुंकेसर, एंथर को बोलते हैं आई गेस परागकोश, फिलामेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं तंतु, ठीक है। और अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके अंदर आपका ये स्टाइल होती है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है, नीचे की तरफ ओवरी होती है और ओवरी के अंदर 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो ओवरी होती है ना ये फ्रूट में कन्वर्ट होती है और जो ओव्यूल्स होते हैं दे कन्वर्ट्स इनटू सीड्स। क्लियर? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका कि जो मस्टर्ड है, रोज है और पिट्यूनिया है वो यूनिसेक्सुअल नहीं, वो हमेशा बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि इनमें सरसों में, गुलाब में और पिटूनिया में जो होता है मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि मक्का, पपाया और कुकुम्बर, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, आपका जो होता है खीरा और वाटरमेलन होता है, मस्क मेलन होता है, इन सब के अंदर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये क्रॉस में है। मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया बाइसेक्सुअल होते हैं, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, मस्क मेलन, वाटरमेलन ये सब क्या होते हैं आपके? यूनिसेक्सुअल, या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा। द फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, बिल्कुल सही बात है। जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट क्या है आपका? यहाँ पे होगा, ये एक ओव्यूल में बनता है, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो प्लांट के सीड में कन्वर्ट होती है? नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। ये चीज याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि ओवरी जो होती है ना वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। और जबकि जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? आपके सीड्स में। सीड्स जो होते हैं ना, देयर इज ए मल्टीपल नंबर ऑफ सीड्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे अब दिया हुआ है ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज और ये है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे पहली प्लांट डिजीज दी हुई है सिट्रस कैंकर। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा किस में होती है? लेमन में। सिट्रस कैंकर होता है, आपने नींबू के ऊपर देखा होगा छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, घरों में कई बार नींबू के ऊपर होता है जब हम खरीद के लाते हैं। तो ये हमेशा कैसी होती है? बैक्टीरियल डिजीज होती है। पोलियो जो होता है ये ह्यूमन डिजीज होती है, ये हमेशा वायरल डिजीज होगी। पोलियो में क्या होता है आपका? जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देगा, तो ये आपका वायरल डिजीज होती है। मलेरिया 4 टाइप के कॉजेटिव एजेंट होते हैं और ये हमेशा प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, याद रखिएगा। मलेरिया फेल्सीपेरम होता है जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है। और जो रस्ट ऑफ व्हीट होता है ये हमेशा फंगल डिजीज होती है। किस में होगी ये रस्ट ऑफ व्हीट? गेहूं के अंदर, ठीक है। जो व्हीट प्लांट होते हैं उनके अंदर ये होता है। तो सिट्रस कैंकर क्या होगा? ए का 2, बी का क्या होगा? 1, सी का क्या होगा? 4 और डी का क्या होगा? 3rd। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्लियर। हिंदी में देख लीजिए, सिट्रस विकार जो होता है वो जीवाणु होता है, किस में होगा, नींबू में। पोलियो जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, विषाणु। मलेरिया जो होता है वो प्रजीवाणु है, प्रोटोजोआ। और रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है वो फंगल डिजीज होती है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। आर वेस्क्यूलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। एक चीज देखिएगा, जो प्लांट्स होते हैं ना, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा वेस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्क्यूलर बंडल में एक तो होता है आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम, और एक होता है आपका पिथ। ठीक है। जो जाइलम होता है ना, अगर आप सही से वर्ड मैच करेंगे तो जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। जाइलम जल तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा आपका जाइलम। फ्लोएम क्या होता है फ, और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा आपका फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो जाइलम होता है ना, इसका फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसे, रूट जो होती है, मान लीजिए कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, रूट्स मिट्टी से क्या करेगी, पानी लेगी और मिनरल्स लेगी, इनको ऊपर की तरफ तने में पहुंचाएगी, तने से पत्तियों में जाएंगे और पत्तियां अपने खाने में इसको यूज कर लेंगी। ये वाला जो जाइलम का ऊपर की तरफ फ्लो होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, ये बाई डायरेक्शनल होता है, वो ऊपर भी जाता है खाना और नीचे भी आता है। ठीक है। यहाँ पे बोला है वेस्क्यूलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो पानी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या, कौन सा संवहन ऊतक जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वेस्क्यूलर टिश्यू होगा आपका जाइलम। ठीक है। यहाँ पे है जाइलम और यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। बी बोला है दे आर वेस्क्यूलर टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम। तो ये हो गया आपका फ्लोएम। ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड बोला है आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती के नीचे की साइड पे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। हिंदी में इनको बोलते हैं रंध्र। ठीक है। स्टोमेटा जो होता है ना, वो ऐसे सेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्टोमेटा जो होते हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है ना, वो मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम इफेक्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये चारों तरफ से किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से। ठीक है। ये दोनों होती हैं आपकी गार्ड सेल, बीच में होता है आपका स्टोमेटा, और ये होती हैं आपकी सब्सिडियरी सेल्स। क्लियर है। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्लांट एंड एनिमल सेल। जो पौधों कोशिका है और पशु की जो कोशिका है उसके संबंध में सही नहीं है। कौन सा, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में करेक्ट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। बिल्कुल सही बात है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक शेप देने के लिए होता है। ठीक है। तो वो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल वेल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो सेल वॉल होती है, एक तो वो हाईली परमिएबल होती है, मतलब सारे सॉल्यूट्स को अपनी वॉल के थ्रू पास होने देती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, दिस इज योर सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ही अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने देगी। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, जिससे वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके और एक शेप प्रोवाइड कर सके। एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। जो हरित लवक होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, वो हमेशा प्लांट सेल्स में होता है, कभी भी एनिमल सेल में तो नहीं मिलेगा ना। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ये बात भी सही है। मान लीजिए ये कोई प्लांट सेल है, इसके चारों तरफ सेल वॉल है, बीच में क्या है, वैक्यूल, साइड में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, इधर वैक्यूल है, पूरे में क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बहुत सारे वैक्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो पशु और दोनों की सेल्स में होता है। लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में एब्सेंट नहीं होती, बल्कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। सो द ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट ओवर हियर। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा सेट है जो ये चीज बताता है कि साइंस का जो नेचर है, विज्ञान की जो प्रकृति है, मतलब उसको सही तरीके से डिनोट करता है। क्लियर।
यहाँ पे बोला है ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। ये चीज़ देखिए, जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें कभी भी साइंटिफिक आइडियाज़ को डिस्कवर नहीं किया जा सकता जब तक आप एक फ्री एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि साइंस के एक्सपेरिमेंट कभी भी कंट्रोल कंडीशन में हो ही नहीं सकते। अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कल को आप करोगे, हो सकता है मेरी थ्योरी गलत हो जाए, आपकी थ्योरी सही हो जाए, फिर आपकी थ्योरी गलत हो जाए, कोई और नया एक्सपेरिमेंट हो। When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. कोई भी जो थ्योरी होती है, जब आप उसको बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करते हैं, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, स्मॉल जी होता है, एक्सीलरेशन होता है, प्रेशर होता है, इन सब पे डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, और बहुत सारे डिस्कवरी पे डिस्कवरी हुई थी और एविडेंस जो है वो लाए गए थे, तब जाके ये लॉ बना था कि P = F/A। ऐसे हवा में ही नहीं बना दिया था। साइंटिफिक आइडियाज़ आर टेंटेटिव एंड कैन बी मॉडिफाइड और डिसअप्रूव्ड। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, आपके टेंटेटिव होते हैं। टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं होते, उनको कभी भी कोई भी चैलेंज कर सकता है और उनको डिसअप्रूव किया जा सकता है। साइंस इज ए क्रिएटिव फील्ड एंड साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट दियर वर्क। साइंस हमेशा एक क्रिएटिव फील्ड है। आप साइंस में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं उनको इमेजिनेशन, जब तक आप किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं करोगे तो आप अपने काम को कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे। दिमाग में कोई थीम ही नहीं है आपके। अगर न्यूटन के दिमाग में इमेजिनेशन पावर नहीं होती कि सेब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, तो वो थ्योरी कर पाता। पूरा फिजिक्स जो है वो न्यूटन पे ही बेस्ड है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज योर C and D, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं ना, वो पहले डिस्कवर होते हैं, टेस्ट होते हैं, लेकिन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं होते हैं। ये बात सही है कि डिस्कवर भी होते हैं और टेस्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जब एक थ्योरी जो है उसको साइंटिफिक एविडेंस मिलता है तो ये लॉ बनता है, ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी थ्योरी तब लॉ नहीं बन जाता है, एकदम से लॉ नहीं बनता है। आपने मान लीजिए कोई थ्योरी प्रपोज की, तो हो सकता है कोई दूसरा साइंटिस्ट इसको गलत बता दे, फिर कोई तीसरा साइंटिस्ट आए वो कुछ और थ्योरी बताए, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए विज्ञान की जो प्रकृति है उसको सही समझ को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि वैज्ञानिक विचार जो होते हैं वो अनंतिम होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, इनको रूपांतरित और एकीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट को अपने कामों को कार्यान्वित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है, क्योंकि साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जब भी किसी थ्योरी को बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाण द्वारा समर्थन किया गया हो तो वह नियम बन जाता है, नहीं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिनकी थ्योरीज आई थी, लेकिन उनको सपोर्ट भी मिला था, लेकिन वो कभी भी एक लॉ नहीं बना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा C and D, ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। Which of the following can be the objective of doing detailed observation of flowers in grade 7? यहाँ पे पूछा है कि जो क्लास 7 है उसमें फ्लावर्स जो हैं, ठीक है, उनका डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करना है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? फ्लावर पार्ट को आइडेंटिफाई करना, टू हेल्प इंस्टिल ए सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए एम्पैथी डेवलप करने से क्या होगा क्लास 7 के बच्चों में? टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिनेशन, टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स अराउंड, टू ऑब्जर्व जाइलम एंड फ्लोएम क्लोजली। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, हिंदी में देखिए, कक्षा 7 के बच्चों में फूल का विस्तृत अवलोकन करवाने के पीछे क्या पर्पज़ है? फूलों के भाग की पहचान करना, पौधे के लिए समानुभूति की भावना को मन में बिठाना, परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, आसपास के फूलों के विविधता की सराहना करना, जाइलम और फ्लोएम का निकटता से अवलोकन करना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्यों? फूलों के भागों की पहचान करना। मान लीजिए कोई फ्लावर है, ठीक है, अब इसमें पिस्टल पोर्शन अलग होता है और स्टेमन पोर्शन अलग होता है। स्टेमन में फिलामेंट होती है और एंथर होता है, जबकि जो पिस्टल पोर्शन होता है उसमें स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है और 2 ओव्यूल्स होते हैं और नीचे प्लेसेंटा होता है। परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। जो पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होगा, ये एंथर है, एंथर के अंदर क्या होगा, आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। अब इसमें एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, स्वपरागन और परपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जैसे ये ट्री है तो इसके फूल के जो एंथर्स होंगे वो इसी फूल के, मतलब इसी पेड़ के दूसरे फूल पे गिर जाएंगे। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ये एक पेड़ है और ये एक दूसरा पेड़ है,
तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स इस पेड़ के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएंगे। आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना, ये बिल्कुल सही बात है कि उसके नियर बाई एरिया में जितने और अलग फ्लावर हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लावर डाइवर्सिटी। जाइलम और फ्लोएम का निकटता से अवलोकन करना, नहीं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए आपको सेक्शन कटिंग करनी पड़ेगी, लैब में माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, A, C एंड D। फूलों के भाग की पहचान करना, परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना। इंग्लिश में देखें, टू आइडेंटिफाई द फ्लावर पार्ट्स, बिल्कुल सही है। बच्चों में एम्पैथी डेवलप नहीं करनी है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिनेशन, टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स अराउंड, टू ऑब्जर्व जाइलम एंड फ्लोएम क्लोजली, नहीं, क्योंकि वो लैब में ही पॉसिबल होगा। इथिकल वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, जो नीतिपरक वैधता होती है, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए आप किसी भी चीज को बना रहे हैं वो उस पर्पस को पूरा करे। तो साइंस में जो वैलिडिटी है, और वो भी इथिकल, इथिकल मतलब किसी चीज को, प्रिंसिपल नहीं होते हैं कि कई लोग बोलते हैं हमारी एथिक्स के अगेंस्ट है, कुछ लोगों के कुछ नियम होते हैं, तो वही चीज है। इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, कि जो संकल्पनाएं हैं वो समय के साथ विकसित होती हैं और इसका समावेश करना, नहीं। विशिष्ट और वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु को व्यक्त करना, कन्वेइंग सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, नहीं। डिल्यूजन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार विषय वस्तु को हल्का करना। सत्यवादिता, वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि साइंस के अंदर जो इथिकल वैलिडिटी है, अगर ये सिंपल वैलिडिटी पूछता ना तो ये ऑप्शन सही हो सकता था कि बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है उसके हिसाब से जो आप सब्जेक्ट है, मतलब बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से आप कंटेंट को बनाओगे, लेकिन यहाँ पे इथिकल वैलिडिटी पूछा है। तो इथिकल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जो भी टेस्ट बना रहे हैं या फिर साइंस में बच्चे को जो भी एक्सपेरिमेंट करने दे रहे हैं, एक तो बच्चा उस चीज़ को ऑनेस्टली करे, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी ना हो कि इसको हम जानते हैं ज़्यादा नंबर दे दो, उसको हम कम नंबर देंगे। रौनक वॉज गिवन ए टास्क ऑफ वॉचिंग द मून राइज फ्रॉम हिज टेरेस फॉर 15 days. आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फेरेंस मेड बाय द रौनक बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। रौनक जो है वो अपने घर की छत से हमेशा चांद को देखता था, तो उसने कुछ निष्कर्ष निकाले और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो सही है कि नहीं है ये आपको देखना है। मून राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ऑलवेज आफ्टर सनसेट, द टाइम ऑफ मून राइज वेराइज फ्रॉम डे टू डे, द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज आफ्टर न्यू मून डे, अर्थ ब्लॉक सनलाइट विच रिजल्ट्स इन द फेज ऑफ ए मून। रौनक को एक काम दिया कि 15 दिन तक अपनी छत से चांद को उगता हुआ देखे, तो उसने जो इन्फेरेंस निकाले, निष्कर्ष, उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर पता करो वो सही भी है या नहीं। तो उसने बोला सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है, चांद निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है, अमावस के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चांद के प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता रहता है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है जिसका परिणाम चांद की विभिन्न कलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका, सूर्यास्त के बाद चांद हमेशा पूर्व से निकलता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया कि जो सनसेट होता है, सनसेट के बाद मून हमेशा ईस्ट से निकलता है, ये चीज गलत है। टाइम ऑफ मून राइज वेराइज फ्रॉम डे टू डे, बिल्कुल सही बात है कि चांद निकलने का जो समय होता है वो दिनों दिन क्या है, बदलता रहता है। अमावस के बाद पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद का प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता जाता है। यूजुअली क्या होता है कि जो अमावस होती है, ठीक है, साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेज आफ्टर न्यू मून डे, मतलब जब हिंदी में हम बोलते नहीं अमावस और पूर्णिमा, तो पूर्णिमा में क्या होता है, चांद की साइज बड़ी होती जाती है, तो जो उसका इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है जो यूजुअली हमको नहीं दिखाई देता, वो भी पूर्णिमा वाले पीरियड में दिखाई देने लगता है। ठीक है, अर्थ ब्लॉक सनलाइट विच रिजल्ट्स इन फेजेस ऑफ मून, जो अर्थ होती है वो सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है जिसका परिणाम चांद की विभिन्न विभिन्न कलाएं होती हैं। चांद की जो कलाएं होती है ना, यानी कि मून की जो फेजेस होती हैं वो कभी भी अर्थ जब सनलाइट को ब्लॉक करता है उसकी वजह से नहीं होती हैं, वो उसका जो परिभ्रमण काल होता है, रिवॉल्यूशन पीरियड, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। Tahrim wants to identify conceptual graph in understanding of a topic in her learners of grade 7. Which of the following strategies best suited for this? जो तहरीम है वो कंसेप्चुअल गैप, बच्चे की समझ जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है,
तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी टॉपिक में अपने क्लास 7 के बच्चों को, तो उसको लर्निंग गैप को फिल करना है, जो कंसेप्चुअल गैप है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो वो क्या करे, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, ऑर्गेनाइज क्विज सेशन एंड गिविंग होमवर्क रेगुलरली। तो जो तहरीम है वो कक्षा 7 के अपने बच्चे में एक समझ जो है, किसी भी टॉपिक को लेके बच्चे में लर्निंग गैप है, मतलब वो उसको नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या करे उस चीज में, कैसे उस बच्चे को समझाने की कोशिश करे कि बच्चा उस चीज को समझ जाए। तो यहाँ पे बोला है कि प्रायोगिक कौशल जो है उनका अवलोकन करे, संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग करे, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करे और नियमित रूप से गृह कार्य दे। जब आप बच्चे को होमवर्क देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उस केस में उसका जो लर्निंग गैप है वो फिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बुक से कॉपी कर लेगा। क्विज सेशन के लिए जरूरी है कि बच्चे को पहले आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, प्रैक्टिकल स्किल नहीं। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट मैप को यूज करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे चीजों को समझने लगता है। कॉन्सेप्ट मैप होता क्या है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे लेट सपोज अगर मुझे आपको रूट सिस्टम पढ़ाना है, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो मैं क्या करूंगी, उस चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूंगी। ठीक है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, आप चीजों को अच्छे से समझेंगे। उसमें मैं क्या करूंगी, या तो चार्ट्स बना के लाऊंगी, या फिर टेबल्स बना के लाऊंगी, या फिर मैं ग्राफ बना दूंगी, तो वो क्या होगा, विजुअली चीजें आप देखोगे, तो उसमें बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझता है। तो यहाँ क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर सम ऑफ द व्यूज ऑन ओपन बुक क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट। जो आकलन है उसके लिए खुली पुस्तक प्रश्नों पर निम्नलिखित मत है। इट एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू रीड ऑल बुक्स थॉरोली एंड मेमोराइज देम। बच्चे को रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाना है और कभी भी नहीं करवाना है। ठीक है, बच्चों को चीजें रटानी नहीं है कि आप बच्चों को बस रटने के लिए छोड़ दो, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। समस्त विद्यार्थियों की सभी पुस्तकों को पूरी तरह से पढ़ने और कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत है। इट रिड्यूसेस फियर ऑफ असेसमेंट इन ऑल स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे में जो आकलन का भय होता है ना, उसको ये कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंडेड एग्जाम देने देते हैं ना, उसके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं करते, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द बुक। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब बच्चे को पूरा अवसर मिलेगा कि वो बुक को क्या करे, डिस्कवर करे। इट डजेंट हेल्प टू गोज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। ये गलत लिखा हुआ है कि बच्चे की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में आकलन मदद ही नहीं करेगा। हम असेसमेंट करते ही इसलिए हैं कि बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करे, बच्चे का जहाँ भी लर्निंग गैप है उसको हम फिल कर सकें। तो यहाँ बी और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक तो असेसमेंट का जो डर है उसको खत्म करता है, इट रिड्यूसेस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स। दूसरा, फुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को बुक को एक्सप्लोर करने के लिए। The following paragraph is taken from class 7 science book Discovery of Silk. The exact time of discovery of silk is perhaps unknown. जो सिल्क की डिस्कवरी है उसका जो टाइम है वो शायद अभी तक अनजान है। According to an old Chinese legend, the Empress Xi Longqi was asked by the Emperor Huang Ti and to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing on their garden. मतलब एक चाइनीज जो लीजेंड है उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक राजा थे सी लुंगची, उनसे उन्होंने पूछा, उनके शासक ने, हुंग ती ने, कि जो मलबेरी लीव्स हमारे गार्डन में लगी हुई हैं वो डैमेज क्यों हो रही हैं। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। छोटे छोटे से जो वाइट कीड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, मलबेरी की पत्तियों को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड दैम। उसने देखा कि वो अपने चारों तरफ ऐसे शाइनी कोकून जो है उसको बना रहे हैं। Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separated from the cocoon. अब गलती से क्या हुआ, वो कोकून उसके चाय के कप में गिर गया और वो जो पतला सा डेलिकेट थ्रेड था वो कोकून से सेपरेट हो गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट टू ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 of years. तो जो सिल्क इंडस्ट्री है वो चाइना में स्टार्ट हुई और इसको बहुत छुपा के रखा गया था बहुत सालों तक। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड बिगेन ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस करते हैं और जो ट्रेवलर हैं, घूमने जाते हैं, उन्होंने सिल्क को दूसरी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया। द रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जो रूट उन्होंने मतलब कैरी किया वो क्या था, सिल्क रूट कहलाया। तो इसके पीछे साइंस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि पूरी जो टेक्स्ट बुक है उसको मतलब इस तरीके से समराइज फॉर्म में उन्होंने लिखा है। क्या रीजन है उसके पीछे? टू डेवलप ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव,
to develop an appreciation of how incident and ideas give rise to discovery of new things, to develop a holistic understanding of science, to include fun element in a science. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वही रेशम जो है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, तो उन्होंने अपने मतलब सम्राट ने अपनी सम्राज्ञी से पूछा. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के बारे में, कि एक तो इस चीज के थ्रू बच्चे के अंदर आप एक हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको डेवलप करते हो. ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि कोई भी चीज क्यों डिस्कवर हुई, रीजन क्या था उसके पीछे, उसकी हिस्ट्री क्या रही है. टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ इंसिडेंट एंड आइडियाज गिव राइज टू डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स, कि कैसे कैसे बहुत सारे आइडियाज को खोजा गया, कौन कौन से इंसिडेंट हुए, तब जाके सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. सिल्क का प्रोडक्शन कोई आसान काम तो था नहीं. ठीक है, तो वो चीज बच्चे समझ सकें. टू डेवलप ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, साइंस जो है उसकी कंप्लीट समझ जो होती है उसको बच्चे में डेवलप करने के लिए. टू इंक्लूड फन एलिमेंट, इस चीज का इससे कोई भी लेना देना नहीं है. इस पूरे पैराग्राफ में आपको कहाँ से लगा कि ये फन एलिमेंट है, नहीं है ना. तो बस हिंदी में देखें, ऐतिहासिक परिदृश्य विकसित करने के लिए बच्चा हिस्ट्री समझ रहा है. यह समझ विकसित करने के लिए घटना और विचारों ने नई वस्तुओं को जन्म दिया. ना तो वो कीड़ा मलबेरी लीफ खाता, ना सिल्क को खोजा जाता. समग्र समझ को विकसित करने के लिए ये भी सही है. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है. आनंद के लिए हम ये टॉपिक नहीं समझते हैं. अब यहाँ पे बोला है, ए ग्रेड 7 टीचर ऑर्गेनाइजेज ए डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल हैबिटाट ड्यू टू एनक्रोचमेंट इन हर क्लासरूम. व्हाट इज नॉट द पर्पस ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज. एक कक्षा 7 की जो टीचर है वो अतिक्रमण जो होता है, एनक्रोचमेंट, उसके कारण जो वन्य जीव है यानी कि जो हैबिटाट है वाइल्ड एनिमल्स का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. इस टॉपिक पे वो डिबेट करती है. डिबेट मतलब कोई प्रॉस बोलेगा, कोई कॉन्स बोलेगा. उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करने का उसका मेन मोटिव नहीं है. हेल्प्स इन अराइविंग एट वन करेक्ट ओपिनियन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द एनक्रोचमेंट. Encourage children to put forth their views without fear of criticism. Helps in developing multiple perspective in children on encroachment. Can be used in assessment of children. ठीक है, यहाँ पे जो अतिक्रमण की समस्या है उसके संबंध में एक सही मत पर कभी भी डिबेट में आप पहुंच ही नहीं सकते. क्योंकि डिबेट का मतलब क्या है, आपस में बहस. हम जी न्यूज़ वगैरह पे देखते हैं ना, टीवी चैनल पे जो पॉलिटिशियंस बैठे रहते हैं, उसमें कभी एक मत पे पहुंच सकते हो आप? नहीं, क्योंकि कोई पॉजिटिव बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा. बिना आलोचना की बह के बच्चों को अपने विचारों को आगे रखने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है. अतिक्रमण पर बच्चों में बहु परिदृश्य को विकसित करना, मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव बच्चों के निकल निकल के आते हैं. बच्चों के असेसमेंट में यूज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है. इससे ये पता चलेगा ना कि कौन बच्चा अपना दिमाग कितना यूज कर रहा है. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 फॉर द अपर प्राइमरी स्टेज ऑफ साइंस करिकुलम. जो एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो अपर प्राइमरी यानी कि 6 से 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनके साइंस करिकुलम के लिए रिकमेंड की गई हैं. रिलेटिंग साइंस कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन. जो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं उनको बच्चे का जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे जोड़ो, ये बात तो बिल्कुल सही है. गिविंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन. जब आप बच्चे को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दोगे, बच्चे को परिभाषाएं रटवा दोगे, बच्चे को पूरा डिस्क्रिप्शन समझा दोगे, तो वो तो रूट मेमोराइजेशन हो गया. और एनसीएफ 2005 हमेशा करके सीखने पे बल देता है. क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दो, बच्चे को ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराओ कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सके. डूइंग ओनली एक्सटेंडेड लर्निंग एंड अवॉइडिंग टेक्स्ट बुक एज मच एज पॉसिबल. केवल एक्सटेंडेड लर्निंग नहीं देनी है बच्चे को कि सिर्फ आप उसको एक्सटेंडेड लर्निंग देके छोड़ दे रहे हैं और जो टेक्स्ट बुक है उनको अवॉइड कर रहे हो. भैया टेक्स्ट बुक से ही तो बच्चा पढ़ेगा. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए एंड सी. सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं हैं. वास्तविक जीवन की परिस्थिति के साथ विज्ञान कल्पनाओं को संबद्ध करना. आप बच्चे की जो साइंस की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ो. डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना नहीं, रूट मेमोराइजेशन नहीं करना है. ऐसी परिस्थिति बनाना जिससे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, बिल्कुल सही है. केवल विस्तारित अधिगम करना और पाठ्य पुस्तकों से बचना नहीं. बच्चों को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ानी है कि बच्चा पढ़ पढ़ के ही बोर हो जाए. तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन.
इक्विटी इन साइंस एजुकेशन मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड, एथनिसिटी, जेंडर और स्पेशल नीड्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न क्वालिटी साइंस. The objective of science education is to prepare all students for a modern equitable society. यहाँ पे बोला है कि कथन को पढ़िए आराम से और जो सही विकल्प है उसका चयन कीजिए. जो विज्ञान है उसमें जेंडर इक्विटी, ठीक है, इक्विटी इन साइंस एजुकेशन, जो विज्ञान शिक्षा है उसमें जो समता है उसका अर्थ होता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, निर्जातीयता, लिंग और विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना उत्कृष्ट विज्ञान सीखने के समान अवसर हों. बेसिकली यहाँ पे बोला है कि आप बच्चे का जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको बिल्कुल साइड रखिए, एथनिसिटी जो है उसको साइड रखिए, जेंडर बायसनेस है उसको साइड रखिए, और स्पेशल नीड वाले बच्चे जो हैं, जो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा था कि बच्चे का कुछ भी कल्चर बैकग्राउंड हो, वो किसी भी सोसाइटी से आता हो, वो मेल हो फीमेल हो, वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो डेफ हो, चाहे डम हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, कैसा भी हो, सबको एक ही तरीके से इक्विटी रखनी है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन इज टू प्रिपेयर ऑल स्टूडेंट्स फॉर ए मॉडर्न इक्विटेबल सोसाइटी. क्योंकि जो विज्ञान शिक्षा है उसका उद्देश्य है कि सभी जो बच्चे हैं उनको आधुनिक साम्यपूर्ण समाज के लिए तैयार किया जाए. अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बात दोनों सही है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है साइंस एजुकेशन का वो सारे बच्चों को मॉडर्न जो इक्विटेबल सोसाइटी है उसके लिए प्रिपेयर करना है कि बच्चे के अंदर ये जेंडर बायसनेस ना आए. लेकिन यहाँ पे ये इसको सही से डिफाइन नहीं कर रहा है. तो ए और आर दोनों सही हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन ए. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सेम यहाँ पे है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. आई जस्ट होप गाइज कि मैंने बहुत अच्छे से इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर कुछ भी गलत लगे तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं. थैंक यू.